Now in today's class we'll proceed with our part 2 of important question series. पार्ट 1 में मैंने आपको एक पर्टिकुलर पेपर के 16 क्वेश्चंस करवाए थे और आज पार्ट 2 में मैं उसी पेपर को कंटिन्यू करूँ। तो 16 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए। तो लेट्स प्रोसीड विद अवर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा पार्ट 2 में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 इज इट्स अ केस स्टडी। ये केस स्टडी राइट। क्वेश्चन क्या है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 of a school had gone to zoological park for study tour. Okay. After visiting several places, lastly they visited bird sanctuary and deer park. While coming back in the bus, Ramesh asked questions from his friends. How many birds and deer were there at particular time that we have seen in the park? अब ये तो आपका पूरा सिनेरियो हो गया केस स्टडी का। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है आपकी। कुणाल आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। द टोटल एनिमल्स हैव 1000 आईज एंड 1400 लेग्स। अब ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है कि जितने भी टोटल एनिमल्स थे, टोटल एनिमल्स का मतलब बर्ड्स और डियर, टोटल एनिमल्स का मतलब बर्ड्स एंड डियर। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ डियर मिला के उनकी जो आईज है वो कितनी थी? टोटल नंबर ऑफ आईज दैट इज 1000 आईज। और सभी बर्ड्स और डियर की जो लेग्स है टोटल वो नंबर में कितनी थी? 1400। दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी हैव इन दिस केस स्टडी राइट। अब आपको क्या कहा जा रहा है? एक्सप्रेस द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इस सिचुएशन, इस इंफॉर्मेशन को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है। पहले इतना काम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो, now how will we proceed with this question? First of all we will write let number of birds, let number of birds be x and number of deer be y respective, y respective। अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ आईज इज इक्वल टू 1000, ये गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ आईज इज इक्वल टू 1000, टोटल नंबर ऑफ आईज इज इक्वल टू 1000। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ यहाँ पर। देखो बर्ड डियर सबकी दो आंखें होती हैं, ठीक है। अब अगर एक बर्ड की 2 आईज है तो एक्स बर्ड की कितनी आईज होंगी? 2x। एक डियर की 2 आईज है तो वाई डियर की कितनी आईज होंगी? 2y। तो कैन आई से दैट इस इंफॉर्मेशन से मेरी लीनियर इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस 2y इक्वल टू 1000। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं यहां से अगर 2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 एंड देन x plus y is equal to 500 and this is the first equation, this is the first equation। ये क्लियर हो गया? ठीक है। देन सेकंड इंफॉर्मेशन, सेकंड इंफॉर्मेशन इज टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 1400। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी है? टोटल 1400। अब देखो बर्ड्स की कितनी लेग्स होती है? बर्ड्स की कितनी लेग्स होती है? 2। तो एक्स बर्ड है तो क्या हो जाएगा? तो एक्स बर्ड की कितनी लेग्स होंगी? अगर एक बर्ड की 2 लेग्स है तो एक्स बर्ड की कितनी होगी? 2x। एक डियर की 4 लेग्स होती है, एक डियर की 4 लेग्स होती है तो वाई डियर की कितनी होगी? 4y एंड इट इज इक्वल टू 1400। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अगेन वी कैन टेक 2 कॉमन, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव x प्लस 2y इक्वल टू 1400 विच इंप्लाइज x प्लस 2y 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट था दैट इज एक्सप्रेस द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो हमने कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। भाई जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लीनियर इक्वेशन की टर्म्स में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में करना था। तो पार्ट ए तो हमारा हो गया। अब पार्ट बी में क्या पूछा गया है?
फाइंड द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ डियर। ओके, अब देखो नंबर ऑफ बर्ड्स नंबर ऑफ डियर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पार्ट बी, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 500, x प्लस वाई इक्वल टू 500। इक्वेशन 2 इज x प्लस 2y इक्वल टू 700। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, माइनस माइनस माइनस, x एंड x विल बी कैंसिल आउट, माइनस 2y प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 200, विच इम्प्लाइज व्हाट, y इक्वल टू 200। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, पुट y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 500, x प्लस वाई, तो y की जगह क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500। तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 एंड y इज इक्वल टू 200। इसका मतलब अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ बर्ड्स नंबर ऑफ डियर, ये तो आपने फाइंड कर, विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ बर्ड्स, नंबर ऑफ बर्ड्स को हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 300 एंड नंबर ऑफ डियर इक्वल टू y इक्वल टू 200। और क्या पूछा गया क्वेश्चन में, also find the total animals seen in the park, that is birds and deer, that is birds and deer। simple है, that is total number of animals which according to the question is birds and deer, birds and deer is equal to 300 plus 200 equal to 5। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 था, जो अब आपका न्यू पैटर्न है उसमें इस तरह से आपको केस स्टडीज देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी ये सीरीज चल रही है इसमें मैं इस तरह की केस स्टडीज में लेता रहूंगा ताकि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, अगेन इट इज अ केस स्टडी। क्वेश्चन इज a bee flies after every 3 seconds. Mr. Prashant recorded the position of the bee by graph paper. ग्राफ पेपर में बी की जो पोजीशन है वो बताई गई। At 11 a.m. the location of the bee was recorded at the point B. Here, right? After 3 seconds, the bee has moved to the position C. Here, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। तो पहले इसको कर देते हैं, हमें बी और सी का डिस्टेंस निकालना। देखो बी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या होंगे, अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो 2,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,1। तो डिस्टेंस बिटवीन, और यू कैन से दैट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BC जो हमें डिस्टेंस फाइंड कर रहा है दैट इज BC, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, x2 minus x1 whole square, that is 1 minus 2 whole square plus y2 minus y1 whole square 1 minus 4 whole square। ये समझ में आ रहा है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 minus 2 minus 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 minus 4 minus 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा √10, आप लिख सकते हो √10 यूनिट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया, नेक्स्ट पार्ट इज at some point of time the bee sits on a point D here and D के कोऑर्डिनेट्स क्या -2,4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D are -2,4। तो मैं लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ D are -2,4। then on which axis or quadrant will be the point which C and D which divide। आपको वो पॉइंट बताना है जो सी और डी को इस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में। जो पॉइंट सी और डी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा वो किस एक्सिस
और या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो आपको बताना है, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये भी बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट वाला तो फिर भी सिंपल था, ये थोड़ा फिर भी आपको सोचने में मजबूर करेगा क्वेश्चन की कैसे करें। देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, लेट अस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट है वो मैं ले लेता हूं, जैसे सी हो गया विद कोऑर्डिनेट्स 1,1 एंड डी विद कोऑर्डिनेट्स -2,4, डी विद कोऑर्डिनेट्स -2,4 राइट। और सेंटर में लेट दैट पॉइंट बी पी, लेट दैट पॉइंट बी पी, जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सी और डी को 1:2, 1:2। ठीक है, तो कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर हम यूज करें, रेशियो गिवन है, सेक्शन फॉर्मूला राइट। विल प्रोसीड विद द सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी, बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 1 क्या हो जाएगा 1 × -2 प्लस 2 × 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 + 2 कॉमा y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे p के 1 × 4 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 × 4 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट p के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, देखो 1 × -2 दैट इज -2, 2 × 1 प्लस 2 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3, 1 × 4 4 प्लस 2 × 1 दैट इज 2 अपॉन 2 + 1 दैट इज 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 6/3, 6/3 को देखो ये 6/3 होगा, 6/3 को हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था ऑन विच एक्सिस और क्वाड्रेंट। अगर देखो अब इसमें देखो आपका आपका एक्स एक्स पॉइंट तो 0 है, एब्सिसा आपका 0 है और जो ऑर्डिनेट है आपका 2 है, एक्स 0 है, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा वाई एक्सिस पर। अगर वाई 0 तो कहां पर लाई करता है एक्स एक्सिस, दैट इज P will lie, P point P with coordinate 0, t 2 will lie on y axis। कहां पर लाई करेगा ये y axis। क्लियर हो गया ये पार्ट, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग BD एंड O, BD एंड ओरिजिन, BD एंड ओरिजिन, ओके। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना ट्राइंगल का बी डी एंड ओरिजिन। देखो ये है आपके पास, अब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डी के कोऑर्डिनेट्स है 2,4, बी डी, बी को मैं डी से ज्वाइन कर देता हूं, तो डी के केस में डी के कोऑर्डिनेट क्या है -2,4 एंड ओरिजिन, एंड ओरिजिन बेसिकली आपको ये ट्राइंगल फाइंड करना है, दिस इज द ट्राइंगल विच वी हैव टू फाइंड। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0, 0। अब ट्राइंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सभी साइड्स को फाइंड कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OP, OP क्या हो जाएगा x2 - x1, 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 4 - 0 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये तो आ गया √20। √20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10 दैट इज 2 × 5, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 2√5, ये क्या हो गया 2√5। तो वो भी कितना आ गया हमारा 2√5। नाउ लेट्स फाइंड OD।
ओडी में क्या होगा, x2 माइनस एक्स -2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, दैट इज √20। अगेन 4 इंटू 5 दैट इज 2√5। ये भी हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी डी। बी डी, तो बी डी में क्या हो जाएगा, x2 -2 x2 माइनस x1 -2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर 4 माइनस 4 होल स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 0, ये आ गया 4, और ये हो गया 2/5। या पहले फाइनल आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब देखो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बीओडी, सभी को प्लस कर दो, ओबी प्लस ओडी प्लस बीडी। ओबी कितना आया था हमारा 2√5, ओडी कितना आया हमारा 2√5, और बीडी कितना आया 4। तो 2 प्लस 2 दैट इज 4√5 प्लस 4। अगर आप कॉमन लेते हो 4, तो √5 प्लस 1 यूनिट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो हो गए तीनों पार्ट, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अगेन इट इज अ केस स्टडी। क्वेश्चन इज लेट O be an observer and Q be an object। जैसे कि O एक ऑब्जर्वर है और Q एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। इट मींस यहाँ पर जो बात हो रही है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन की हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड OX भी है हॉरिजॉन्टल, ये OX, इसको OX कर रहा है इन द सेम वर्टिकल एज OQ सो दैट Q लाइज बिलो OX। अब देख सकते हो Q जो है वो बिलो OX, मतलब सेम वर्टिकल का मतलब एग्जैक्टली इसके नीचे, ऐसे एग्जैक्टली इसके नीचे, ठीक है। तो X के एग्जैक्टली नीचे Q लाई कर। Now now a moving board. Now a moving board observed from top of a 150 meter high cliff। अब ये जो आपको सारी फिगर की प्रेजेंटेशन बताई गई है, इसी को लेके अब आपका ये मेन फिगर है, ये दिस इज द मेन फिगर। इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बोर्ड मूव कर रही है, मूविंग बोर्ड ऑब्जर्व फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 150 meter हाई क्लिफ। मींस ये लेट्स सी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ द बोर्ड बी एट सी। इनिशियली जो बोट है वो किस पोजीशन पर है, किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। और ये क्लिप है, ए बी इज द क्लिप, ए बी इज द क्लिप। इसके टॉप से आपने इस बोट को देखा जो अभी किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है, ठीक है। मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिप, अब ये मूव कर रही है अवे, अवे का मतलब अब ये आगे की तरफ गई। तो थोड़े टाइम के बाद ये सी पॉइंट से किस पॉइंट पर आगे, डी पॉइंट। थोड़े टाइम के बाद ये जो बोट है वो कहां पर आ गई, सी से डी पॉइंट पर। देखो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है the boat is moving from position C to D, C to D. The angle of depression of the boat changes from 60 to 45। तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 था, जब बोट डी पॉइंट पर आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया 45 इन 2 मिनट। अब फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ क्लिफ टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बोट। फुट ऑफ क्लिफ क्या हो गया पॉइंट बी, और फर्स्ट पोजीशन ऑफ बोट क्या सी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बीसी। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बीसी। आपको बीसी फाइंड करना है। अब देखो कैसे करो, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखो जो ए एक्स है, जो ए एक्स है आपका, ये वाली लाइन, मैं जिस लाइन की बात कर रहा हूं वो ये है ए एक्स, ये।
तो जो ए एक्स है हमारा वो पैरेलल है, वो पैरेलल है किसके, बी डी के। तो अगर ए एक्स पैरेलल है तो कैन आई से दैट ए सी इज ट्रांसवर्सल एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। इन दैट केस कैन आई से दैट ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा, which implies angle CAX. CAX will be equal to angle ACB. Angle CAX, this one is equal to angle ACB, this one. अब ये क्या है, ये alternate interior angle है। Why alternate interior angles? इसका मतलब क्या कि जो एंगल CAX है आपका, नॉट CX, ACB, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ACB जो है हमारा, एंगल ACB ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ACB, इन राइट ट्रायंगल ACB देखो मुझे फाइंड करना है ये डिस्टेंस, और ये गिवन है मुझे। तो राइट ये जो 60 डिग्री एंगल है इसके अपोजिट साइड को क्या कहोगे आप, P। ये आपका क्या हो गया, बेस। तो P गिवन है, B फाइंड करना है, तो tan थीटा। तो और थीटा यहाँ पर क्या, 60 डिग्री। तो कह रहे से दैट tan 60 डिग्री which is equal to P by B, which is equal to P by B। अब P क्या है आपका, AB, और बेस क्या होगा, BC, which implies tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या, √3। AB क्या है, 150, और BC हमें फाइंड करना है। तो BC क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC हो जाएगा 150 बाय √3। अब इसको रैशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा √3 बाय √3। तो कैन आई से दैट BC will be equal to 150 √3 by 3। 3 5 जा 15 0, तो बेसिकली 50 √3 मीटर होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जो फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ क्लिफ टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बोट, वो क्या हो गया, 50 √3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ क्लिफ टू द सेकंड पोजीशन ऑफ बोट। अब बोट की सेकंड पोजीशन क्या है, ये है। तो आपको BD फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है हमें, BD, ठीक है। अगेन फिगर कॉपी कर लेता हूं। अब हमें फाइंड करना है BD फाइंड करना। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, BD। तो देखो BD में क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी क्या होगा, 45, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज AX is parallel to BD and AD is transversal, AD is transversal, तो can I say that angle DAX is equal to angle ADB, is equal to angle ADB। अब DAX कितना है आपका, 45 डिग्री, और ADB ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ADB आ गया आपके पास, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इन राइट ट्रायंगल ABD, अगेन देखो 45 के जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और जो आपको BD फाइंड करना है वो क्या हो जाएगा, बेस। तो आप क्या कहोगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, और P क्या होगा आपका, AB, और बेस क्या होगा आपका, BD। अब tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, AB हमारा कितना है, 150 बाय BD। तो कैन आई से दैट BD will be equal to 150 मीटर। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट, कि बॉटम ऑफ अ क्लिफ दैट इज पॉइंट B और सेकंड पोजीशन ऑफ बोट दैट इज पॉइंट D, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 150 मीटर।
तो पार्ट 1 भी हो गया हमारा, पार्ट 2 भी हो गया। अब लेट्स मूव टू द पार्ट 3। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ बोट, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर मिनट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो पहले तो डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस का मतलब नाउ आपका BD कितना आ गया, ये हो गया पार्ट सी। अब BD हमारा कितना आ गया 150। अब BD अगर आप फिगर में देखो तो क्या है, BD है आपका BC प्लस CD। BD क्या है हमारा, BC प्लस CD, ये कितना हो गया 150। अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारा BC की वैल्यू, BC कितना हमारा 50√3, BC कितना हमारा 50√3 प्लस CD, ये हो जाएगा 150। तो कैन आई से दैट CD will be equal to 150 minus 50√3। तो CD क्या हो जाएगा, यहां से 50 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 मीटर, 3 माइनस √3 मीटर। तो CD भी आ गया, ठीक है। और क्या निकालना है अब आपको, स्पीड। अब स्पीड क्या होता है देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो हो गया आपका CD दैट इज 50, बिकॉज जो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है वो टू पोजीशन ऑफ बोट के बीच में, मींस जो बोट जो है C से D में जब पहुंची है तो कितना टाइम लगा है 2 मिनट। 2 मिनट में बोट ने ये डिस्टेंस कवर किया, तो बोट की स्पीड कितनी है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो टाइम भी गिवन है आपको, डिस्टेंस तो अपने आप भी फाइंड किया ही है। तो क्या हो जाएगा 50 विद इन ब्रैकेट 3 माइनस √3, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। तो 25, अब चाहो तो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, या तो आंसर यही छोड़ सकते हो या √3 की वैल्यू लिखो 1.73 अप्रोक्स। व्हाट वी विल हैव 25 विद इन ब्रैकेट 3.00 माइनस 1.73, 10 में से 3 गया क्या होगा 7, 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, तो 1.27। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.27, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4। तो 127 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 7 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 30.4 7 जा 28, और 2 0 4 5 जा 20। तो आप कह सकते हो 31.75 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, बिकॉज जो टाइम है आपको मिनट में गिवन, दिस विल बी द स्पीड। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। So this is the final answer of this question. Now our next question is question number 20. देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका अगेन एक केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका अगेन क्या है, एक केस स्टडी। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज चिल्ड्रन वर गेटिंग बोर्ड, 3 children decided to play some game. They took 3 unbiased coins, जैसे 1 2 3, 3 children, हर एक बच्चे के हाथ में कॉइन, एंड टॉस साइमल्टेनियसली, और एक साथ उन्होंने इसको क्या किया, टॉस अप किया। व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम, तो पहले तो पॉसिबल आउटकम देखो, व्हेन 3 coins tossed simultaneously, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, then possible outcomes are, देखो पॉसिबल आउटकम 3 कॉइन्स में कैसे निकाला जाता है। एक बार आप क्या कर दो, ये मान लेते हैं हम कि तीनों ही बार हेड आए, और एक बार हम ये मान लेते हैं कि तीनों ही बार क्या है, टेल है। समझ में आ रहा है। अब ये हेड वाले केस में, इस वाले केस में, ये हेड वाले केस में आप हर पोजीशन पर एक बार टेल को रखो, मींस पहले फर्स्ट पोजीशन में टेल रखो, बाकी 2 पोजीशन में हेड, फिर सेंट्रल पोजीशन में टेल को रखो, और फिर लास्ट पोजीशन में टेल को रखो। तो 4 आउटकम तो ये हो गए। सेम यही चीज आपको करनी है टेल के साथ। अब हर पोजीशन में आपको क्या रखना है, एक एक बार हेड को रखना है, एक एक बार किसको रखना है, हेड को। तो फर्स्ट पोजीशन में हेड टेल टेल,
सेंट्रल पोजीशन में हेड एंड लास्ट पोजीशन। अब आप काउंट करो टोटल कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 8 आउटकम्स। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया हमारा। फिर क्या पूछा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट का पहले मतलब समझो क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 टेल होना चाहिए। मैं जो तीन बच्चों ने, जो 3 चिल्ड्रन ने जब कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो कम से कम 2 बार टेल आना चाहिए, कम से कम 2 बार, और मैक्सिमम जितना पॉसिबल केस यहाँ पर है, तो मैक्सिमम यहाँ पर पॉसिबल केस क्या है, 3 बार, मैक्सिमम 3 बार और मिनिमम 2। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 और मैक्सिमम जो भी इसकी लिमिट है, यहाँ पर जो लिमिट है वो 3 है। तो बेसिकली देखो, कम से कम 2, तो कम से कम 2 वाला केस तो यहाँ पे मिले, यही वाला सारे केसेस होंगे। ध्यान से देखो, कम से कम 2 ये भी होगा, कम से कम 2 टेल यहाँ भी आ रहा है, कम से कम 2 बार टेल यहाँ भी आ रहा है, और मैक्सिमम 3। तो जो आपका बी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स, तो फेवरेबल केस क्या है 4, टोटल केस क्या है 8, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2। और क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 3 हेड। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 3 हेड हो सकते हैं। एटमोस्ट पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 3। मैक्सिमम हेड 3 बार, और मिनिमम कितना हो सकता है, जितने भी पॉसिबल केसेस है। अब देखो इस यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, एटमोस्ट की ज्यादा से ज्यादा 3 बार हेड आना चाहिए, कम से कम 0। तो इसमें 0 हेड वाला केस भी लोगे, 1 वाला भी लोगे, 2 वाला भी लोगे, 3 वाला भी लोगे। समझ में आ रहा है? एटमोस्ट का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, एटमोस्ट जो भी वैल्यू होती है उसको 0 से लेके जाते हैं। अगर कहा जाता है एटमोस्ट 5, तो 0 से 5 तक। एटमोस्ट 2, 0 से 2। ज्यादा से ज्यादा 3 बार हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 बार हेड का मतलब क्या है, कम से कम 1 बार भी ना हो, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आ जाए। तो इसमें ये सारे केसेस आएंगे, तो इसमें तो आपके सारे सैंपल स्पेस आएंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at most probability of getting at most 3 heads, at most 3 heads क्या हो जाएगा, 8/8, क्योंकि सारे केसेस होंगे इसमें। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, at most 3 heads का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3। भाई एक भी बार हेड ना हो, 1 बार हेड हो, 2 बार हेड हो, 3 बार हेड हो, सारे केसेस, तो ये क्या हो जाएगा 8/8 इक्वल टू 1। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में चॉइस भी गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन नंबर 21 पे 2 पार्ट्स बना लेता हूँ। ये हो गया पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी। ठीक है, तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं। 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स। ठीक है, वही पहली बार जो बजी 4 मिनट्स के बाद, फिर दूसरी बार जब वो बेल दोबारा बजती है 7 मिनट्स के बाद, तीसरी बार दोबारा कब बेल बजी है 14 मिनट्स के बाद, 4 7 एंड 14 मिनट। इस इंटरवल में बेल जो है वो रिंग कर रही है। मतलब एक बेल, 3 बेल्स है। ये फर्स्ट बेल है, ये कब रिंग हुई 4 मिनट्स के बाद, 4 मिनट के इंटरवल में रिंग करती है। जो सेकंड बेल है वो हर 7 मिनट के इंटरवल में रिंग करती है, और जो थर्ड बेल है वो हर 14 मिनट्स के इंटरवल में रिंग करती है। फिर से रिपीट करो, फर्स्ट बेल हर 4 मिनट के बाद रिंग करती है, सेकंड बेल हर 7 मिनट्स के बाद रिंग करती है, थर्ड बेल हर 14 मिनट्स के बाद रिंग करती है। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि तीनों एक साथ रिंग करेगी, तो यही आपसे पूछा गया है। ऑल 3 bells rang at 6 AM। फर्स्ट टाइम कब ऐसा हुआ कि तीनों की तीनों एक साथ रैंक हुई, सुबह 6 बजे AM। ठीक है, व्हेन द 3 bells will rang together नेक्स्ट, तो दोबारा ऐसा कब होगा। तो इसमें पूछा गया क्या है कि मिनिमम टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया, मिनिमम टाइम। तो आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू द मिनिमम टाइम, required time is equal to the minimum time when all 3 bells rings together।
when all three bells ring together। ये समझ में आ रहा है। अब मिनिमम का मतलब क्या, दैट इज एलसीएम। मैक्सिमम होता तो क्या, एचसीएफ। तो 4, 7 और 14 का एलसीएम निकालोगे। एलसीएम ऑफ 4, 7 और 14, हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 4, 7 और 14। तो 4, 7, 14 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 7 एज इट इज, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 7 7, 7 1 जा 7। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 7, दैट इज 28। इसका मतलब 28 मिनट्स के बाद, बिकॉज ये जो टाइम है आपका वो मिनट में है, 28 मिनट्स के इंटरवल के बाद बेल जो है दोबारा रिंग करे, दैट इज आफ्टर 28 मिनट्स। आफ्टर 28 मिनट्स all three bells ring together at, अब टाइम देखो क्या, 6 बजे के बाद 28 मिनट्स इसमें ऐड कर दो। कैन आई से दैट एट 6:28 AM, एट 6:28 AM। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, अब बी पार्ट कराते हैं। आपको कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट क्या होता है, 10। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कंपोजिट नंबर, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 1000। इसका एलसीएम फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम। तो ये तो सिंपल है आपका, आपको एलसीएम फाइंड करना है ऑफ 10 एंड 1000। तो 10 को मैं लिखूं 10 into 1, और 1000 को क्या लिखोगे, 10 into 10 into 10। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है उसको एक ही बार लिखो, और बाकी के 2 वैल्यू और आ जाएंगी। तो बेसिकली जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो आपका 1000 ही होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। Now our next question is question number 22. If alpha beta are the zeros of quadratic polynomial px equal to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha raised to power 4 beta raised to power 3 plus alpha raised to power 3 beta raised to power 4। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन 1 अगर मैं ले लूं, या फिर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। भाई जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है क्या, यही है ना आपकी वैल्यू। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब भी यही हो गया कि 4x स्क्वायर माइनस 5x, अगर कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी तो इक्वल टू जीरो ही है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो आप कहोगे a इक्वल टू 4। एक्स का कोफिशिएंट जो है वो -5 है, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, b। तो आप क्या कहोगे, b इक्वल टू -5। फिर जो आपका कांस्टेंट है c, दैट इज इक्वल टू -1। तो आप c को क्या कहोगे, c इज इक्वल टू -1। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दैट केस कैन आई से दैट अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a होता है। तो माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, -1, और a की जगह क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो गया 5। एंड देन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो c इन प्लेस ऑफ c वी विल राइट -1, और a की जगह क्या हो जाएगा, 4। तो ये हो गया -1/4। ये क्लियर हो गया। अब जो आपको फाइंड करना है, अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर, अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर 3 प्लस अल्फा रेज टू पावर 3 बीटा रेज टू पावर, अल्फा रेज टू पावर 3 बीटा रेज टू पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, अल्फा रेज टू पावर 3 और बीटा रेज टू पावर 3 तो कॉमन आ जाएगा। विद इन ब्रैकेट वी विल हैव अल्फा प्लस बीटा। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा रेज टू पावर 3, सेम पावर है, इनटू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1/4।
तो अल्फा बीटा की जगह क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4। ये हो गया आपका 5/4। अब -1 रेज़ टू पावर 3 क्या, 1, और 4 -1 और 4 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 64 इंटू 5/4। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, -5/64 इंटू 4, 4 4 16, 6 4 और 1 24 और 125। ये हो जाएगा -5/256। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या पूछा गया आपसे। इन पैरेललोग्राम PQRS, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है लाइक दिस। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और जिसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट। P, जो P वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,1। तो हमने P वर्टेक्स लेके जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3,1। Q vertex having coordinate 5,1, vertex Q having coordinate 5,1, vertex R having coordinate a, b, vertex R having coordinate a, b, vertex S having coordinate 4,3, vertex S having coordinate 4,3। यहाँ तक समझ में आ रही है सारी चीजें। आर द वर्टिसेस, फाइंड द वर्टेक्स आर। तो आपको वर्टेक्स आर की वैल्यू बतानी है जो आपको ए और बी की टर्म्स में गिवन है, मींस आपको ए और बी फाइंड कर। आप कैसे फाइंड करोगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट कर। सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एग्जामिनर में भी किया है और एनसीईआरटी में भी है आपका ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं आपके पॉइंट हो। आप लिखोगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या, इट इंप्लाइज ओ, O is the midpoint of PR and QS. O is the midpoint of PR and QS respective। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। चलो अब एक एक करके देखो। If O is the midpoint of PR, then तो बाय मिडपॉइंट फॉर्मूला O के कोऑर्डिनेट्स फिर क्या होंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2, 3 प्लस a/2, राइट, 3 प्लस a/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, 1 प्लस b/2, 1 प्लस b/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन इफ O is the midpoint of सेकंड डायगोनल क्या है हमारा, QS। अगर मैं QS के हिसाब से O के कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं भाई, O दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा, तब तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देन कोऑर्डिनेट ऑफ O अगेन x1 प्लस x2/2, तो 5 प्लस 4/2, कॉमा y1 प्लस y2/2, 1 प्लस 3/2। तो क्या हो गया कोऑर्डिनेट, 5 प्लस 4 9/2, 1 प्लस 3 4/2, 4/2 क्या हो जाएगा 2। अब देखो है तो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और एक कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अलग अलग तो होंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो O के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहां से आ रहे हैं 3 प्लस a/2, 3 प्लस a/2, कॉमा 1 प्लस b/2, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा ये इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल, ये हो गया 1 प्लस b/2, 1 प्लस b/2, इट विल बी इक्वल टू 9/2, 2। ये समझ में आ रहा है।
इट विल बी इक्वल, ठीक है। अब देखो जो x पॉइंट है वो x के इक्वल होगा, तो 3 + a/2 विल बी इक्वल टू 9/2, और जो आपका y पॉइंट है वो y के इक्वल होगा, 1 + b/2 इक्वल टू 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 3, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और 1 + b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो कैन आई से दैट देयरफॉर वर्टेक्स आर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो a, b था वो किसके इक्वल होगा 6, 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। In figure 2, triangle ABC, you can see that one triangle is this one, ABC, A, B, and C, and DBC, D, B, and C. ठीक है, are on the same base PC, are on the same base PC, in which angle A equal to angle D equal to 90 degree, angle AB 90 degree है और angle DB 90 degree है. If CA and BD, if CA and BD meet each other at E, meet each other at E, आपको शो करना है AE into CE equal to DE into ED। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। व्हाट हैज बीन गिवन? टू ट्रायंगल्स ABC and DBC are on same base BC। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव we have to prove that AE into CE इक्वल टू BE into ED। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब प्रूव कैसे करोगे? देखो प्रूव, we will consider these two triangle, which one? AEB, in triangle AEB and triangle DEC and triangle DEC। ठीक है, इसको ले लो एंगल 1, इसको ले लो एंगल 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई? वर्टिकल अपोजिट एंगल। देन एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, इट हैज बीन गिवन दैट बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? अगर देन व्हाट वी कैन से दैट ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। ऐसा होगा ट्रायंगल AED किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल DEC के, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ AE अपॉन DE विल बी इक्वल टू BE अपॉन C, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिकॉज अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional, their corresponding sides are proportional, are proportional। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो AE इंटू CE इज इक्वल टू BE इंटू D इज इक्वल टू BE इंटू D। तो देखो यही प्रूव कर रहा था हमें, AE इंटू CE इक्वल टू BE इंटू ED, ED या DE बोथ आर सेम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अगेन इस क्वेश्चन में चॉइस गिवन है, तो हम इसको पार्ट A ले लेते हैं, इसको पार्ट B ले लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में हमें प्रूव करना है √3 + 1 3 - cot थीटा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अवर लेफ्ट हैंड साइड इज √3 + 1 3 - cot, 3 - cot 30 डिग्री, why I am saying theta, cot 30।
आपको प्रूव करना है कि ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 प्लस cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, अब √3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 3√3। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा -3 प्लस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3। ये कैंसिल हो जाएगा। 3√3 -√3 ये क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2√3 राइट। नाउ राइट हैंड साइड इज 10 cube 60 minus 2 sin 60। right hand side is right hand side is 10 cube 60 minus 2 sin 60। 2 sin 60। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं 10 60 डिग्री रेज टू पावर 3 -2 sin 60। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 रेज टू पावर 3 -2 sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो। √3 रेज टू पावर 3 दैट इज √3 इंटू √3 इंटू √3 और माइनस क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस √3 एंड इट इज इक्वल टू 2√3। यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड में हमारी क्या आई थी 2 और राइट हैंड साइड पे क्या आई है 2√3 दैट इज LHS is equal to RHS hence true। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट बी। इसमें हमें प्रूव नहीं करना है, इसको इवेल्युएट करना है। इसको क्या करना है इवेल्युएट करना है। 2 cosec square 30 2 cosec square 30 डिग्री प्लस 3 sin square 60 डिग्री प्लस 3 sin square 60 डिग्री -3/4 tan square 30 -3/4 tan square 30 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो cosec 30 का मतलब क्या। cosec 30 का मतलब होता है cosec 30 किसका रेसिप्रोकल होता है sin 30। तो cosec 30 अब पहले ये देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती है sin 30 होता है 1/2 तो cosec 30 क्या होगा 2। cosec 30 क्या होगा 2। कैन आई से दैट cosec 30 हो गया 2 वो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखोगे +3। अब sin 60 क्या होता है √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो -3/4। इस पहले एंगल को सोल्व किया जाता है फिर पावर लगाई जाती है। tan 30 का मतलब 1/√3 और ये भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। नाउ व्हाट वी विल हैव 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 3 √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -3/4 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसमें देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 जा 8/1 प्लस 3 3 जा 9/4 -1/4। यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 4 8 4 जा 32 प्लस क्या हो जाएगा 9 और माइनस क्या हो जाएगा 1। अब 32 और 9 32 और 9 क्या होगा 41। 41 में से 1 माइनस कर दो तो क्या होगा 40। तो ये हो गया 40/4 दैट इज 10। तो ठीक है, पार्ट ए भी हो गया हमने प्रूव कर दिया और पार्ट बी भी हो गया। पार्ट बी का आंसर क्या आएगा आपका 10 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, our next question is question number 26। two different dice are thrown together, find the probability that the numbers obtained have a product less than 16। देखो जब हम दो डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है टोटल आउटकम क्या होता है दैट इज 36। टोटल आउटकम क्या होता है 36। कैसे आता है हो सकता है दोनों डाइस में 1 1 आ जाए 1 के साथ 2 आ जाए 1 के साथ 3 आ जाए सो ऑन करता हुआ 1 6। तो 6 केसेस तो ये ऐसे 2 1 अप टू 2 6 ऐसे करते करते लास्ट केस क्या होगा 6 1 अप टू 6 6। तो टोटल 36 केस बनते हैं इस तरह से। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट लेस देन 16। प्रोडक्ट लेस देन 16 से बेटर है कि पहले आप एक आप वैल्यू फाइंड करो ना। आउटकम्स
when product is equal to or more than 60, बिकॉज ये केस आपका कम होगा कंपेयर टू दिस। मैं क्या कह रहा हूं अभी आपको समझाता हूं। आप पहले आउटकम्स फाइंड करो। लेट अस फाइंड द आउटकम, लेट्स फाइंड आउटकम, लेट अस फाइंड आउटकम्स व्हेन प्रोडक्ट इज इक्वल टू और मोर देन 60। तो देखो कहां से शुरुआत होगी। इसमें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 को अगर मैं 4 से करूंगा तो 12 आएगा, 5 से करूंगा 15 आएगा, 16 या 16 से ज्यादा तो 3 6 आएगा पहला केस। 3 6 यानी कि 3 और 6 का प्रोडक्ट जो है वो 16 से बड़ा है। फिर 4 पर आ जाओ, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 16 और 16 से ज्यादा वाला केस अब 5 में ले लो। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। यहाँ भी प्रोडक्ट जो 16 या 16 से ज्यादा है, 6 में ले लो। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इज इक्वल टू 11 आउट। कितने आउटकम आ रहे हैं आपके 11 आउट। ठीक है, अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी when the product is equal to or more than 60, equal to or more than 60। तो कितने फेवरेबल केस आए हैं हमारे 11/36, ये आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी when the product is less than 60, when the product is less than 60 तो क्या हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, 1 में से 11/36 माइनस कर दो। क्यों किया, बिकॉज किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है और किसी इवेंट की ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 के इक्वल। तो ये था आपका पी ऑफ, इस केस में ये आपका, अगर मान लो इसको मैं कहता हूं पी ए, तो इसका अपोजिट क्या हो गया पी ऑफ नॉट ए। इसका अपोजिट अगर ये पी ए है तो इसका अपोजिट क्या होगा कि ऐसा ना हो, 16 या 16 से कम हो। अपोजिट हो गया पी नॉट ए। कैसे निकालोगे 1 माइनस पी ए, इसको माइनस कर दो 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा 36, 36 माइनस 11, तो 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 25/36 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। ठीक है, और क्या पूछा गया था हमसे। पार्ट बी, two different dice are thrown together, find the probability that numbers obtained is a doublet of odd number, पहले तो ये देखो doublet of odd numbers are, odd numbers के डबलेट क्या क्या होंगे 1,1, 3,3 या 5,5, यही होंगे। ठीक है, therefore probability of getting doublet of odd number is equal to 3। टोटल केसेस कितने होते हैं 36, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and this is the final answer of this। is it clear। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें क्या करना होता है, हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट या लेट अस सपोज दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, विच इंप्लाइज व्हाट। तो √5 किसके इक्वल होना चाहिए, a by b, where a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ए और बी का वो क्या होगा 1 होगा।
यानी कि सिर्फ वर्ग के टेबल में ही दोनों नंबर आने चाहिए। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये क्या हो जाएगा, √5b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। या फिर इससे पहले क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा a² / b²। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a²। अब मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज a² इज डिविजिबल बाय 5। अगर a² 5b² के इक्वल है तो a² क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। और अगर ऐसा है तो दैट इज a इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी जो होगा वो भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 25 जो होता है आपका, वो 5 से डिविजिबल होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 5 भी तो 5 से डिविजिबल होता है। ऐसे अगर आप ये कह रहे हो कि a² जो डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका मतलब जो a का स्क्वायर है तो a जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल हो। जैसे 100 जो होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 भी तो 10 से डिविजिबल होता है। समझ में आ गया? देन a इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या हो गया कि हम a को मल्टीपल ऑफ 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 5 का मल्टीपल जो भी होगा वो a से डिविजिबल होगा। ठीक है, a कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 25c²। अब इसको आप ले लो इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1 a² की वैल्यू क्या है, 5b²। तो आप लिखोगे 5b² इक्वल टू 25c² बाय इक्वेशन। तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/5, दैट इज 5c²। अब देखो सेम कंडीशन है। अब 5c² का मतलब क्या हुआ, 5c² इक्वल टू b² का मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज b² इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर अगर b² डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होना चाहिए। अब यहाँ ये प्रूफ हो गया कि a और b के जो 5 कॉमन फैक्टर, और हमने क्या कहा था, a और b को प्राइम है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, दैट इज a and b are not co-prime, which implies our supposition is wrong, which implies our supposition is wrong. Hence √5 is an irrational number. समझ में आ रहा है? ठीक है, and this is the final answer of this question. Okay, now our next question is question number 28. Find the zeros of 4√3x² plus 5x minus 2√3. The given polynomial is 4√3x² plus 5x minus 2√3. आपको इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, 4√3 को 2√3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, √3 इंटू √3 3 और 4 2 जा 8, तो ये हो गया 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि 5 आ जाए। तो क्या होगा, 8 और 3, तो इट इम्प्लाइज, इसको इक्वल टू में 0 कर देते हैं। कांस्टेंट अगर साथ में है तो इक्वल टू में क्या होगा, 0। इट कैन बी रिटन एज 4√3x²। 5x को आप ले सकते हो 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्रॉम हियर वी कैन टेक 4x कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, √3x प्लस 2। फ्रॉम हियर वी कैन टेक -3 कॉमन, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x। देखो यहाँ पर √3 है, तो पहले तो आप ये देखो, देखो √3 का मतलब क्या हुआ, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
3 का मतलब यही हुआ ना √3 इंटू √3। अब इससे क्या होगा, वी कैन टेक -√3 कॉमन, बिकॉज यहाँ आपको √3x माइनस माइनस और √3 आपने कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विथ √3x और -2 इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ √3x + 2 कॉमन आ जाएगा और 4x - √3 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब आपको 0 फाइंड करना है, टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस। अगर मैं कहता हूँ √3x + 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/√3। और अगर आप ये कहते हो कि 4x - √3 इक्वल टू 0 है, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/4। ये आपके 0 हो गए, राइट। अब जो गिवन क्वालिटी की क्वेश्चन है 4x, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। अब हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को, राइट। दिस इज द गिवन क्वालिटी की क्वेश्चन। इक्वल टू में 0 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद क्या हो जाएगा, ax² + bx + c इक्वल टू 0 + c इक्वल टू 0। अब देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ क्या 4√3, इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो गया, 4√3। x का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ क्या है 5, तो b की वैल्यू क्या होगी, 5। कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी, -2√3, c की वैल्यू क्या होगी, -2। ये समझ में आ गया। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो क्या होगा, देखो ये जो फर्स्ट 0 है ये हो गया अल्फा, और ये जो 0 इसको हम बीटा ले, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, -2/√3, -2/√3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, √3/4, √3/4। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये आ गया आपका -5/4√3। अब क्या ये -b/a के इक्वल आ रहा है, फाइंड करके देखो, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, 5, और a की जगह 4। आप देख सकते हो कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a के इक्वल है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट होता है वेरिफिकेशन का वो करते हैं। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा क्या है हमारा, -2/√3, और बीटा क्या है हमारा, √3/4। √3 से √3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया, -1/2। ये क्या आ गया, -1/2। अब c/a फाइंड करो, c क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ c -2√3, -2√3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 4√3, 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन इट इज इक्वल टू -1/2, विच इंप्लाइज व्हाट, की जो अल्फा बीटा है आपका वो c/a के इक्वल है। तो दो स्टेप की जो वेरिफिकेशन है वो हमारा हो गया पूरा क्वेश्चन। आपको 0 फाइंड करने थे वो हमने फाइंड किए, फिर हमने वेरीफाई किया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। 0 क्या थे हमारे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है उसको हमने वेरीफाई करके देखा। तो रिलेशन क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू c/a। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। अगेन इसमें चॉइस गिवन है, तो मैं इसको पार्ट ए ले लेता हूं और इसको पार्ट बी ले लेता हूं। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ABCD, ABCD इज अ पेंटागन। तो पहले तो जो फिगर है मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो फिगर है आपकी ये क्या है, एक पेंटागन है, दिस इज पेंटागन, दिस इज द फिगर, राइट। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ABCD इज अ पेंटागन
विद बी पैरेलल सी डी। बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ओके। बीसी जो है वो डी के पैरेलल है। अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलोग्राम। और पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज बी इज पैरेलल टू सी डी, as BE is parallel to CD and BC is parallel to ED and BC is parallel to ED, therefore BCED is a parallel। इसका मतलब क्या, कि जो आपका CD है वो B के इक्वल होना चाहिए बाय अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x प्लस वाई है वो 7, एक इक्वेशन तो हमें यहाँ में। फिर आगे कहा जा रहा है पैरामीटर ऑफ एबीसीडी इज 27 सेंटीमीटर। इस पूरी फिगर का जो पैरामीटर है, किसी भी फिगर का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ ए बी सी डी ई इसके इक्वल है आपका 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डीई और प्लस ई ए, ये किसके इक्वल होगा आपका, ये 27 के इक्वल। अब ए बी कितना है हमारा, ए बी है आपका 5, तो ए बी की जगह लिखो 5 प्लस बी सी। बी सी हमारा कितना है देखो ये x माइनस वाई है, अपोजिट साइड इक्वल होगी तो ये भी x माइनस वाई होगा, राइट। तो आपने लिखा बी सी एक्स माइनस प्लस सी डी आपका x प्लस वाई, तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस डी डी हमारा कितना है x माइनस वाई प्लस ई ए कितना हमारा 5, तो ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू 27। आपने BC को x माइनस वाई लिखा था वो मेंशन कर दोगे, क्यों लिखा आपने, बिकॉज BC इज इक्वल टू ED। ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 7, तो क्या मैं इस x प्लस वाई के इक्वल 7 लिखूं, तो क्या हो जाएगा 5 x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस 2x माइनस, और x प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 27। यहाँ पर आप लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। अब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 27, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, तो माइनस 17। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, which implies x minus y equal to 5 and this is equation 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी बन चुकी। सॉल्विंग 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 5। जब सॉल्व करोगे बट वी विल हैव y एंड y कैंसिल, x प्लस x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो 6 प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फाइनल आंसर क्या, देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता पार्ट बी, द डिजिट एट टेंथ प्लेस। डिजिट एट टेंथ यानी कि जो टेंथ प्लेस में डिजिट है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, पार्ट बी, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, इसको आप एक्स ले, देन टेंथ प्लेस डिजिट क्या होगी इसका 4 टाइम, ये 4x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 4x, राइट। विच इंप्लाई जो ओरिजिनल नंबर होगा, जो आपका ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा
टेंथ प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस को 1 से करते हैं, कुछ ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा 40x प्लस एक्स, दैट इज 41x। ये क्लियर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर आपने फाइंड किया है और यूनिट डिजिट ये 42 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर प्लस यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 42, इज इक्वल टू 42। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 41x, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो क्या है हमारी, वो x है। जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है हमारी x। यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट लिख लेते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट इक्वल टू 40। तो इक्वल टू 41x प्लस एक्स, कितने x हो गए 42x, ये हो गया 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। अब ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 41x, तो आपको यही फाइंड करना, फाइंड द नंबर। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो क्या था हमारा 41x इक्वल टू 41 इंटू 1, दैट इज 41, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों पार्ट हो गए हमारे ये और भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो पहले तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। अब इसके एंड पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट -2, पॉइंट ए विद कोऑर्डिनेट्स -2, एंड पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट 2, विद कोऑर्डिनेट 2, 8। ये जो लाइन सेगमेंट है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 इक्वल पार्ट्स, 1, 2 एंड 3। अब जो पॉइंट्स इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको मैं ले लेता हूँ P और इसको ले लेता हूँ Q। अब इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट्स हैं, इसको हम A पार्ट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं पार्ट B। ठीक है, तो हमें ये जो पॉइंट्स इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं P और Q, हमें इनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने। हमें P और Q के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। अब देखो P के लेफ्ट हैंड साइड में कितना पार्ट है 1 और राइट हैंड साइड में कितने पार्ट है 2। तो P इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2। ऐसे Q के लेफ्ट हैंड साइड में कितने पार्ट है 2 और राइट हैंड साइड में कितने पार्ट है 1। तो Q इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। ये समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, बायसेक्शन फॉर्मूला, बायसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1+2, कॉमा। अब y 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 1+2, अपॉन में क्या हो जाएगा 1+2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कह रहे से दैट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 2 1 जा 2, 2 इंटू -2 -4 अपॉन 1+2 3, 1 इंटू 8 8, 2 2 जा 4 अपॉन 1+2 क्या हो जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 -4 -2/3, 8 + 4 12/3। ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब P के फाइनली P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 3 और 4 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है Q के कोऑर्डिनेट्स। तो पहले मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें फाइंड करना है Q के कोऑर्डिनेट्स। अब जो प्रोसेस हमने P के लिए अप्लाई किया था वही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे Q के लिए। तो Q के केस में क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2, तो बायसेक्शन फॉर्मूला, बायसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q
क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 × -2, 1 × -2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉमा। नाउ y कोऑर्डिनेट 2 × 8 प्लस 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 × 8 प्लस 1 × 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 + 1। तो फाइनली क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 × 2 = 4 - 2 अपॉन 2 + 1, 2 × 8 = 16 + 2 अपॉन 2 + 1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 2/3, 18/3, 3 6 जा क्या हो जाएगा 18। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2/3, 6। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, पार्ट बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। जो वर्टिसेस है पहले मैं इनको कॉपी कर लेता हूं। These are the given vertices. First of all, part B. ये क्या है आर द ABC आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको क्या फाइंड करना कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू x1। x1 क्या है आपका 2√5 + 5√5 + √125, 2√5 + 5√5 + √125 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, y1 √2 + √8 और -2√2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। कितना समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2√5 + 5√5, 125 को भी क्या ले सकते हैं 5√5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा √2, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2 और -2√2 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 5 + 2 7, 7 + 5 12, तो ये हो जाएगा 12√5/3 प्लस √2/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड होंगे वो क्या होंगे 4√5, √2/3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट। इज इट क्लियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। आपको प्रूव करना है 1 + cos A by sin A + sin A by 1 + cos A इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या हो जाएगा sin A विद इन ब्रैकेट 1 + cos, साइन ए से साइन ए का कैंसिल हो जाएगा 1 + cos A × 1 + cos A क्या हो जाएगा 1 + cos A होल स्क्वायर। 1 + cos A से 1 + cos A कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा sin A × sin A, ये हो जाएगा sin स्क्वायर है। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी हो गया a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2a प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या हो जाएगा sin A विद इन ब्रैकेट 1 + cos, विद इन ब्रैकेट 1 + cos। ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है क्या हो जाएगा 1 और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2 + 2 cos।
अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस। न्यूमरेटर से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस है। अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। 1 बाय साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉसेक। और यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? ठीक है। Now next question is question number 32. Station A and B are 3 within bracket 1 plus root 3 किलोमीटर apart. ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 within bracket 1 plus root 3 किलोमीटर। Each station site an aeroplane at angle of elevation 30 and 45. This is the position of aeroplane. इस स्टेशन से आपने एरोप्लेन को देखा किस एंगल पर 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ। और स्टेशन बी से जब हमने इस एरोप्लेन को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द एयरप्लेन, यानी कि आपको फाइंड करना है डीसी। आपको क्या फाइंड करना है डीसी फाइंड करना है कि ग्राउंड लेवल से एग्जैक्टली वर्टिकली जो ये ऑल्टीट्यूड है वो कितना होगा, आपको डीसी फाइंड करना। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, देखो ये भी राइट, ये ऑल्टीट्यूड है, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल। वी विल से दैट in right triangle ACD, can I say that tan 45 degree? अब अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, दैट इज DC। और बेस क्या होगा ACD में AC अपॉन AC। अब tan 45 डिग्री क्या होता है 1, तो ये हो गया DC अपॉन AC। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि जो AC है आपका वो DC के इक्वल, दैट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप क्या करोगे इन राइट ट्राइंगल DCB, this is step 1 and this is step in right triangle DCB again tan 30 degree equal to perpendicular क्या होगा DC, और बेस क्या हो जाएगा आपका 20। बेस क्या हो जाएगा 20, tan 30 क्या हो गया 1 बाय रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया DC अपॉन क्या हो गया आपका BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3 DC एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी किसके इक्वल है इस वैल्यू के। तो आपने क्या कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए बी इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट, ए बी इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3। अब ए बी क्या हो जाएगा AC, तो ए बी को आपने लिखा AC प्लस BC क्या हो जाएगा प्लस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस रूट। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां से देखो आपका जो AC है वो किसके इक्वल है DC के, और जो आपका BC है वो किसके इक्वल है रूट 3 DC के इक्वल। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 1 प्लस रूट। तो अगर मैं यहाँ से DC कॉमन लेता हूँ, अगर मैं DC कॉमन लेता हूँ तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, और आप कह सकते हो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट and it is equal to 3 within bracket 1 plus root. So can I say that DC will be equal to 3 1 plus root 3। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये कैंसिल हो जाएगा और DC की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब किलोमीटर में डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑल्टीट्यूड ऑफ एयरप्लेन which implies altitude of airplane, altitude of airplane is equal to DC is equal to 3 किलोमीटर। इज इट क्लियर? ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास क्वेश्चन नंबर 33, इसके बाद पेपर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, आपको क्या कहा जा रहा है जो ए बी है आपका, जो आपका ए बी है वो किसके पैरेलल है पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, राइट।
एंड पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। ये भी क्लियर है। अब देखो ये जितनी भी लाइंस पैरेलल है वो कॉमन बेस पर पैरेलल, वो कॉमन बेस पर पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल this is the figure. Can I say that because all given three lines, या फिर अभी आप ए बी और सी डी की बात करते हैं, बिकॉज ए बी कॉमा पी क्यू एंड सी डी, प्रॉपरली मैं लिख रहा हूं, आर पैरेलल on same base BD, on same base BD. Therefore, angle B या एंगल ए बी क्यू ऐसे लिखो। Therefore, angle ए बी क्यू, इसको मैं ले लेता हूं 1 और 2, इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसको ले लो आप एंगल सी डी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। भाई अगर पैरेलल लाइन सेम बेस पर होती है तो वो लाइन से होती है उस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल पर। समझ में आ रहा है? ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी को नंबरिंग कर दो, इसको कर दो एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ए बी आपका ए यूनिट है, ये आपको दिया हुआ है। ए बी क्या है? ए यूनिट। सी डी क्या है? बी यूनिट। पी क्यू क्या है? सी यूनिट। प्रूव दैट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय सी। व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर? 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय सी। 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय सी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान से कर। ओके, अब देखो हम क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं टी पी क्यू। डी पर फोकस करो। पहले मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर, मेरी राइट हैंड साइड टी पी क्यू, और फिर डी के साथ ही आगे आ जाओ डी ए बी। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, क्या क्या ले लिए? डी पी क्यू एंड डी ए बी। इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी ए। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, नाउ कैन आई से दैट, देखो डी पी क्यू, डी डी पी क्यू ये वाला है, और डी ए बी अगेन ये वाला एंगल। तो कैन आई से दैट एंगल पी डी क्यू, इसको मैं एंगल 5 ले लेता हूं, इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए डी बी समझ में आ रहा है? मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ? एंगल 5। किसकी बात कर रहा हूँ? एंगल 5। ठीक है, एंगल 5। तो ये क्या होगा आपका? ये इक्वल होगा। ये क्या होगा आपका? इक्वल। और ये एंगल जो मैंने बनाया है ये 90 डिग्री। ये क्या होगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि कॉमन है। किस एंगल की बात की है मैंने? इस एंगल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो, एंगल आपने लिया डी पी क्यू एंगल 3, और डी ए बी एंगल 1, ये इक्वल होगा बाय ईच 90 डिग्री। और इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू triangle DAB is similar to triangle DAB by angle similarity.
एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, देखो यहां से पी क्यू और यहां से मैंने ले लिया ए बी, यहां से पी क्यू और यहां से पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा क्यू डी या डी क्यू, और यहां से क्या हो जाएगा डी बी बाय corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding sides of similar triangles are, अब देखो पी क्यू क्या है हमारा सी, तो आपने लिखा सी, और ए बी हमारा क्या है ए बी है आपका ए, तो ये हो गया सी बाय ए इक्वल टू डी क्यू देखो ये डी क्यू क्या है आपका वाई अपॉन डी बी ये पूरा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये समझ में आ गया। अब जो आपने राइट हैंड साइड से किया था इसी तरह से हम दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब आप क्या करोगे, इन ट्राइंगल अब यहां से ले लो बी पी क्यू एंड ट्राइंगल बीसीडी अब इसमें क्या होगा देखो आपका ये वाला जो एंगल है बी पी क्यू, कह रहे से दैट एंगल क्यू बी पी, या एंगल क्यू पी बी क्यू, दिस वन is equal to angle CBD is equal to angle CBD, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंगल PBQ is equal to एंगल CBD, इज इट क्लियर। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके कॉमन है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो BPQ में एक एंगल क्या है आपका एंगल 2, और CBD में एक एंगल क्या है आपका एंगल D, दैट इज एंगल 4। समझ में आ रहा है, दो ट्राइंगल जो नहीं है इसमें क्या एक एंगल 2 है और एक एंगल 4 है, एक एंगल क्या है आपका 4, वाई ईच 90 डिग्री, ये समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल BPQ is similar to triangle BCD. Why? Angle similarity, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट, देखो इस ट्राइंगल से आप ले लो PQ और इस ट्राइंगल से आप ले लो CD, क्या CD। अब बेस पर आ जाओ, इस ट्राइंगल पर क्या हो जाएगा आपका, BQ और इस ट्राइंगल पर क्या हो जाएगा आपका BD। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू है आपकी C, तो आपने लिखा C। CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू क्या है आपकी B, तो आपने लिखा B इक्वल टू BQ की वैल्यू क्या है BQ, ये है आपका X, तो आपने लिखा X, और BD अगेन कंप्लीट X प्लस वाई, BD X प्लस वाई, तो आपने क्या लिखा X प्लस वाई। ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, एडिंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है C बाई, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड करोगे तो C बाई A प्लस C बाई B हो जाएगा, और राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन
y अपॉन एक्स प्लस वाई, y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस राइट हैंड साइड ऑफ सेकंड इक्वेशन x अपॉन एक्स प्लस, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा c बाय ए प्लस c बाय बी, यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स। कह रहे से दैट अगर मैं यहाँ से c कॉमन लेता हूं तो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू y प्लस एक्स को मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 1। तो फाइनली क्या है से दैट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 1 बाय सी, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल टू 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय सी। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कोई भी आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना, लेट मी नो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको पहले कंसीडर करूँ। ठीक है, so that is for today's class. Thank you.